हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है आपकी सीईटी मेंस के लिए होने वाली है, जिसके अंदर हम ग्रुप सी का डिस्कशन करेंगे। ग्रुप सी हमारा जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आपको पता है जो लास्ट सीईटी हुआ था उसके अंदर क्या करा गया था, ग्रुप बनाए गए थे, ग्रुप 1, 2, 3, 4, यानी कि अलग अलग स्ट्रीम को अलग अलग तरीके से बांटा गया था। जैसे कि आपके ग्रुप सी को कॉमर्स में रखा गया था, फार्मास्यूटिक को अलग से रखा गया था, लेबोरेटरी को अलग से रखा गया था, इस तरीके से थे। बाकी जो आपका 56 ग्रुप था और 57 जो ग्रुप था, ये दोनों आपके कॉमन थे, जो एक ग्रेजुएट बेस पे था और एक आपका ये ग्रेजुएट बेस पे था और ये आपका 12th बेस पे था। तो इस तरीके से ग्रुप बनाए गए थे। इस सीईटी में क्या होगा अभी नहीं बताया गया है कि ग्रुप बनाए जाएंगे या एक ही ग्रेजुएट और 12th लेवल का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो वो अभी हमें नहीं पता है। बाकी अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो ग्रुप सी के बारे में, ग्रुप 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारा कॉमर्स आता है। आपको सारे टॉपिक कराए जाएंगे जी भी, जैसे आपका सिलेबस है। एक तो मैं वर्बली आपके साथ अभी शेयर भी कर रही हूँ सिलेबस को, बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अमीशा कौशिक नाम से आपका चैनल मिलेगा आप, ठीक है। तो सिलेबस में जो भी है आपका टॉपिक वाइज, आपको टॉपिक वाइज ही वीडियो में कराया जाएगा। कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। पहले आपको थ्योरी पोर्शन कराया जाएगा, उसके बाद ही आपका जो एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। या ऐसा करा जाएगा कि जैसे आपको अकाउंटिंग टॉपिक कराया गया, उसके रिगार्डिंग अगर एमसीक्यू मिले तो वही करा दूँगी, वरना टॉपिक ख़त्म, जो भी आपकी थ्योरी है वो कंप्लीट होने के बाद उसके बाद ही कराया गया। जैसे कि आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो ग्रुप 6 है उसके अंदर आपकी अकाउंट्स जॉब है, जिसका लेवल आपका एग्ज़ाम का बीकॉम लेवल का था, मतलब लास्ट ईयर। अब देखो वैसे तो बीकॉम लेवल का ही होगा। उसके बाद आपका जो 30% है ना, ये तो आपका कॉमन है। कॉमन मतलब जिसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट होंगे, जैसा कि आपने ग्रुप सी के अंदर दिए थे उसमें 100 क्वेश्चन थे, इसके अंदर आपके 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। 70% आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए, जैसे आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 70% आपके कॉमर्स के क्वेश्चन होंगे। 30% में आपका जीके, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, हरियाणा जीके, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंटल, कल्चर एक्सेट्रा, ये सारे आएंगे। 10 में कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंडामेंटल वर्ड, सॉफ्टवेयर, एक्सेल, ये सारी चीज़ें आएंगी। 20, 10 ऐसे करके आपका 30 है। तो देखिए 30% में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी आपने एक तो ग्रुप सी का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। ग्रुप सी में भी आपने क्वालिफाई किया है या आपने इतनी कट ऑफ लाए है, तभी तो आपका जो कॉमर्स का आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके नंबर आया है। साथ में ही आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं 30%, क्योंकि जो आप ग्रुप डी का लेवल पढ़ रहे हो उसी लेवल का क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। थोड़ा डीपली हो सकता है, मतलब जो आपने तैयारी की है उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करोगे लास्ट के। जैसे ही आपका जैसे मान लो आज नोटिफिकेशन आता है आपका कि भैया आपका एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ग्रुप बना दिए, तो उससे के 10 to 15 डेज़ के अंदर भी अगर आप पढ़ते हो तो भी आपकी 30% हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम है 70% की, क्योंकि 70% अपने आप में बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। सब्जेक्टिव है, जो लोग कॉमर्स साइड से हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो भी वो कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होने वाली है, तो उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए अगर उनको लगता है कि मेरा इसके अंदर नंबर आ सकता है तो। बाकी जिन लोगों ने भी रिसेंटली बीकॉम किया है उनके लिए तो और भी बेनिफिट हो जाएगा। ये हमारा सिलेबस है। सबसे पहले है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम सारा अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जर्नल कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एंड रिवेन्यू क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, हायर परचेज होती है, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या होता है, पार्टनरशिप, क्लोजिंग अकाउंट, शेयरिंग रेशियो। जो हमारे शेयरिंग रेशियो होते हैं ये एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पे होते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मोड्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मतलब स्मॉल, जब हम इंडिविजुअल मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रो मतलब होल, सारी चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें आती हैं। नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है इसीलिए। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिसके अंदर हम मैनेजमेंट का बारे में पढ़ते हैं कि एक बिज़नेस है उसको आप सेटअप कर रहे हो तो उसके अंदर आप किस तरीके से मैनेज करो कि आप जो आपने जो ऑब्जेक्टिव रखा है या
जो प्लान रखे उसको आप अचीव कर सको। उस सारी चीज़ों के लिए हमारी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने प्लान किया कि मुझे 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करना है कि किस तरीके से मैं इन 1000 जो भी मेरे प्रोडक्शन है यूनिट्स है उसको कैसे मैं बनाऊंगी, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करूंगी। अब मान लो 1000 बनाने के लिए आपको 100 एम्प्लॉई की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास सिर्फ 80 एम्प्लॉई अवेलेबल है, तो आप 20 एम्प्लॉई को और रिक्रूट करोगे। उसका भी पूरा प्रोसेस होता है। आप रिक्रूटमेंट निकालते हो कि हमारी कंपनी में वैकेंसी, आप लोग अप्लाई करो, तो अपने हिसाब से फिर आप क्या करते हो, जो लोग बेस्ट होते हैं उनको हायर कर लेते हो। उसके बाद डायरेक्टिंग होता है कि आप देख रहे हो कि जो भी वर्क किया जा रहा है वो सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है। डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हो अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है, इस तरीके से काम करना है। उसके बाद है कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि भाई जो हमने प्लान रखा था और जो अभी एट प्रेजेंट में काम हुआ है वो वही है, सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या क्या डिफरेंस रहा है, किस वजह से जो भी है ये प्रोडक्शन, मान लो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन रखा था लेकिन लास्ट में 800 ही बने, तो जो 200 की कमी आई वो क्यों आई, उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम कंट्रोल करोगे। और डायरेक्टिंग में एक तरह से ये भी चेक करते रहते हैं हम कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, ताकि जो भी हमारा वेस्टेज हो वो ना, वेस्टेज कम से कम हो और हम अपने काम को अच्छे से इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर सकें। इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर कंप्यूटर इन बिजनेस एप्लीकेशन इन बिजनेस में कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्या काम होता है, ये सब पढ़ना। उसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स है आपका। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग में इंट्रोडक्शन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। तो मार्केटिंग भी क्या है, जिसके पीछे ING लग जाता है, इसका मतलब वो अपने आप में क्या है, पूरी प्रोसेस है, ठीक है भाई। मार्केट सेगमेंट है, सबसे पहले आपने डिफाइन किया। अब पूरी इंडिया में सब तरीके के लोग हैं। अब आपने उसको डिवाइड किया कि पहले तो मुझे मेल फीमेल पे काम करना है, मेल पे काम करना है, ठीक है, या फीमेल पे काम करना है। अब मान लो मैंने फीमेल पे काम किया, अब मैं डिवाइड कर देती हूँ कि मुझे कौन सी टाइप के उन पे फीमेल पे काम करना है। 0 से 12 साल की, 12 साल से 30 साल के, 35 साल 35 साल से अबो के लिए काम करना है। अब मान लो मैंने जो बच्चे हैं उनके ऊपर काम किया। अब बच्चों के भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, मान लो कि आपने किस तरीके के प्रोडक्ट बनाने हैं बच्चों के, जो हमारे ये जैसे जॉनसन बेबी टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं बच्चों के लिए वो बनाने, क्लॉथ बनाने हैं, शूज़ बनाने हैं, या अदर कोई भी बच्चों के जो टॉयज़ वगैरह होते हैं वो बनाने, या जो 12 से 30 है। फिर मैं चेक करती हूँ कि कौन से सेगमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट है, मतलब जिसमें मेरे को प्रॉफिट होगा। मतलब ये यहाँ पे देख लेते हैं, वैसे तो मैं भूल गई बताना। फिर यहाँ पे मैंने जैसे चूज़ कर लिया कि मुझे 2 साल से 12 साल के लिए। उसके बाद मैंने चूज़ किया कि मुझे बच्चों के टॉयज़ बनाने हैं, ठीक है, किस तरीके का प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट मैं बनाऊँ। फिर उसके बाद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी है मुझे, कहाँ पे अपनी जो भी बिज़नेस है उसको कहाँ पे सेटअप करूँ, सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन से एरिया में। फिर मैंने एरिया चेक कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपना प्रोडक्ट बना रही हूँ, उसका प्राइस फिक्स कर रही हूँ कि हाँ इस एरिया के हिसाब से मेरा ये प्राइस बिल्कुल सेट है, यहाँ के लोग इस प्राइस से अफोर्ड कर सकते हैं। फिर जो भी प्रोडक्ट है उसको बनाने के बाद उसका प्रमोशन कर रही हूँ। प्रमोशन बनाने के बाद कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज़ कर रही हूँ, 0 चैनल का यूज़ कर रही हूँ। 0 चैनल में क्या होता है कि कंपनी डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ को, मान लो आपने कुछ ऑर्डर, जैसे आपको ये प्रोडक्ट पसंद है तो आपने ऑर्डर किया तो कंपनी से डायरेक्ट आपके पास आ रहा है, वो 0 चैनल होता है। 1 चैनल में बीच में होलसेलर आ जाता है, 2 में रिटेलर आ जाता है, 3 में कस्टमर जो वैसी शॉप्स होती हैं वो आ जाती है। तो इस तरीके का आपका ये पूरा मार्केटिंग का होता है। नेक्स्ट है आपका ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन होती है उन सब चीज़ों में। बिज़नेस, जैसे इसके अंदर टाइप होता है बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, इस तरीके की होती है। ई गवर्नेंस, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बिज़नेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा का एग्रीकल्चर के बारे में, क्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब ओवरऑल हम जो ये टॉपिक वाइज है, एक टॉपिक वाइज टॉपिक उठाएंगे और उसके बाद करेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या होता है कि शेयर कैपिटल क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, जब बिज़नेस कोई भी फर्म है बिज़नेस शुरू कर रही है तो वो किस तरीके से इक्विटी से कर रही है या डिबेंचर से कर रही है, कितने उसने मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर को इशू किया है, किस रेट पे किया है। अमलगमेशन हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, सब अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज़, नेगोशिएबल एक्ट में आपके प्रोमिसरी नोट आते हैं, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा।
लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने बीकॉम में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, जब हम किसी भी दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि मान लो गुड्स आपने कोई सेल की है, ए ने बी को सेल किए गुड और कहा कि भाई 500 रुपये में मैं आपको ये गुड सेल कर रहा हूँ, बी एग्री हो जाता है कि ठीक है हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये प्रपोजल, और उसके बाद जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट फिर चेंज होता है हमारा किस में, कॉन्ट्रैक्ट में, जब दोनों पार्टी एग्री हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट बहुत तरह के होते हैं, वॉइड, वैलिड, इलीगल एग्रीमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। कंपनी लॉ क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेबी, डेब्ट मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, रिजर्व बैंक हो गया हमारा, उसका क्या काम है, कमर्शियल बैंक्स का क्या काम है, ये सारी चीज़ें, रूरल मार्केटिंग। तो आप ये आपका अकाउंटिंग टैली ERP9 जो बिज़नेस हैं वो सब टैली का इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ICI, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, GST, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडियन इकोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये सारा है, मैं आपको ये PDF दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपके पास 3-4 चीज़ें हैं, देखो अकाउंट, अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग, ये 4 चीज़ें हैं। मैं पहले वर्बली थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ इनके बारे में। देखो अकाउंट क्या होता है, हमारे पास एक T शेप का फॉर्मेट होता है जिसके अंदर एक साइड हमारी डेबिट होती है, एक साइड हमारी क्रेडिट होती है। जब हमारे पास पैसा डिपॉजिट होता है तो वो क्रेडिट साइड में आता है, जब पैसा हमारे पास विड्रॉ होता है तो डेबिट साइड में आता है। अकाउंट का नाम सुनते ही हमें एक चीज़ याद आती है, बैंक अकाउंट। ठीक है, देखो जब भी आप बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने जाते हो, अगर अकाउंट ही नहीं होगा तो आप किस में पैसे जमा कराओगे? सिर्फ बैंक में गए, बैंक में एक आदमी बैठा है, वो जो भी मतलब जैसे मैं गई, मैं उसको 10,000 रुपये दे के आ गई, भाई रख लो, अकाउंट तो है ही नहीं, मतलब अकाउंट जैसे कोई टर्म है ही नहीं किसी चीज़ में। तो बैंक में गए 10,000 गए, कोई और पर्सन गया 5,000 रुपये ले आया, फिर कोई दे के आया 10,000। तो इससे क्या हो रहा है, ये कोई सिस्टम है? मान लो आप कल को 10,000 रुपये अपने वापस मांगने जाते हो तो आपके पास क्या प्रूफ है आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट कराए थे? तो इसीलिए सभी का अपना बैंक में एक अकाउंट होता है। जैसे मेरा नाम मान लो अमीशा है तो मेरा बैंक अकाउंट में अमीशा के नाम से अकाउंट है। अब मैं जाती हूँ 10,000 रुपये डिपॉजिट कराए, अब ये पैसे किस में डिपॉजिट हो रहे हैं? मेरे अकाउंट में। मुझे विड्रॉ कराने हैं 5,000, मैं गई 5,000 मेरे विड्रॉ में, तो मेरे अकाउंट में क्या हो रहा है? पूरी ट्रांजेक्शन्स क्या हो रही है? रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, ये तो अकाउंट हो गया कि T फॉर्मेट का होता है, लेफ़्ट साइड डेबिट की होती है, लेफ़्ट साइड डेबिट की होती है और राइट साइड मेरी क्रेडिट की होती है। ठीक है, अकाउंटेंट कौन होता है? जो इन सभी अकाउंट्स को प्रिपेयर करने वाला, जो भी अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट बोलते हैं। अकाउंटेंसी को बाद में पढ़ेंगे, पहले अकाउंटिंग को पढ़ेंगे, उसके बाद अकाउंटेंसी समझ में आएगी। अकाउंटिंग में क्या होता है, अब जैसे आपने देखा मैंने कोई अकाउंट बनाया, उस अकाउंट के अंदर मैंने सारी ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब जो मनी की फॉर्म में होती है, मनी की फॉर्म में मतलब कि जैसे मान लो आपका कोई बिज़नेस है, ठीक है, तो आप उसमें उस बिज़नेस को सैलरी मतलब एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो या आपका कोई खर्चा हो रहा है, वो सारी चीज़ें किस में? मनी के फॉर्म में। लेकिन मान लो आपने अपने एम्प्लॉय को अप्रिशिएशन की दिया, गिफ्ट्स दिए, ठीक है, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आती है? क्वालिटेटिव है ये, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वालिटेटिव को हम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। जो फाइनेंशियल हो सिर्फ वही ट्रांजेक्शन हमारी क्या होती है? रिकॉर्ड होती है। तो यानी कि जैसे देखो ये अकाउंटिंग में मैंने बोला था ना, जिसके पीछे ING लग जाए वो एक तरह से हमारी क्या होती है? प्रोसेस होती है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। सबसे पहले हमने क्या करना है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मैंने अभी बताया जो मनी की फॉर्म में होती है, मतलब मनी इन द सेंस ये नहीं कि हाथ में मनी है कैश में, क्रेडिट में भी हो सकती है। मान लो आपने किसी को 1 लाख की उधार मटेरियल सेल कर दिया, मतलब आपका फर्नीचर का काम है, ठीक है, फर्नीचर का बिजनेस है, अब आपने उसको 1 लाख का फर्नीचर उधार पे बेच दिया, तो ये है तो एक मॉनेटरी फॉर्म ना, आपने 1 लाख रुपए का काम तो किया है ना, लेन देन कैश में नहीं हुई, लेकिन आपको कभी ना कभी तो ये पेमेंट मिलने वाली है ना, तो एक तरह से क्या है? मॉनेटरी फॉर्म है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब हम सब क्या करते हैं? उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं? जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री।
जर्नल होता है हमारा एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम एक साइड डेबिट होती है हमारी, एक साइड क्रेडिट होती है और यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर होता है। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से तब आपको बताऊँगी। ठीक है, उसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारी कैश में लेन देन हो रही है तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कुछ सामान खरीदा है तो परचेज बुक में लिखूँगी, कुछ बेचा है तो सेल्स बुक में लिखूँगी। मेरा मान लो मैंने कोई सामान खरीदा था और वो ख़राब है या डिफेक्टिव पीस है तो मैं उसको वापस करी तो वो क्या होगी, परचेज रिटर्न। मैंने किसी को सामान बेचा था और वो मुझे वापस मिल रहा है तो वो सेल्स रिटर्न। जर्नल प्रॉपर, उसके बाद हम सारी जर्नल बनाते हैं। मान लो मेरी दिन की 1000 एंट्रीज़ थी, किसी ने मुझसे कुछ सामान ख़रीदा था, किसी ने मुझसे परचेज़ करी थी, किसी ने मुझे सेल करी थी, कुछ सामान मेरा वापस आ गया था या कुछ सामान मैंने वापस कर दिया, तो ये सारी चीज़ें मैंने एक पूरी बुक में लिख ली जिसको हम बोलते हैं जर्नल। अब जर्नल से हम क्या करते हैं, क्लासीफाई का मतलब है हम ना अलग अलग लेजर्स बनाते हैं। लेजर्स मतलब जैसे कि फर्नीचर हो गया, ठीक है, सेल्स का लेज़र अलग बनेगा, परचेज़ का लेज़र अलग बनेगा और परचेज़ रिटर्न है तो उसका अलग। मान लो इस तरीके से हम लेज़र्स बना दिए हमने सबके। लेज़र इन द सेंस अभी बताती हूँ। देखो आज जैसे 23 अगस्त है, ठीक है, तो आज जितनी भी एंट्रीज़ हुई हैं, मैंने क्या किया, जितनी भी एंट्रीज़ हुई उन सबको इसमें रिकॉर्ड करना है। मान लो 23 अगस्त को कोई फर्नीचर से रिलेटेड एंट्री आई तो फर्नीचर अकाउंट में लिख दिया, परचेज से रिलेटेड हुई तो परचेज में, सेल से रिलेटेड हुई तो सेल्स में और परचेज रिटर्न से रिलेटेड हुई तो परचेज रिटर्न में। यानी कि ये पूरे ना फाइनेंशियल ईयर का बनता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बनता है। तो अभी डेली की जितनी भी हमारी जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, डेली तो हमें याद रहता है, लेकिन अगर पूरा मंथ हो जाए, मतलब पूरे मंथ के अगस्त की मुझे ये देखनी है कि फ़र्नीचर का मेरा कितना सेल हुई, या मैंने कितना फ़र्नीचर बाहर से मंगवाया, या मैंने कितनी परचेज़ करी, खुद मैंने कितना सामान खरीदा लेकिन मैंने बेचा कितना, तो वो कैसे पता चलेगा। अगर मैं जर्नल तो एक बुक की तरह है, एक कॉपी के पन्नों की तरह है कि उनको पलटते जाओ तो चेक होगे। अब मान लो मैं पूरे मंथ का देख रही हूँ, मेरा बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, अब मेरे पूरे उसमें ना एक रजिस्टर ही भर गए, मान लो एक रजिस्टर के 15 पेज भर गए, 20 पेज भर गए, तो क्या आप 20 पन्नों को उठा के बार बार चेक करोगे कि फर्नीचर की कितनी सेल हुई और मैंने खुद अपना माल कितना बेचा, गुड्स कितनी बेची, या मेरे पास कितना माल वापस आया। एक एक पन्ना उठा के नहीं देखोगे ना, तो उसी के लिए उसी टाइम को वेस्ट ना करने के लिए हम अपने लेजर्स को बनाते हैं। यानी कि 1 अगस्त से मान लो 31 अगस्त तक डेली की एंट्रीज, जैसे 1 तारीख को कौन सा सेल हुई वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी 1 तारीख की, फिर 2 तारीख को कोई सेल नहीं थी, 2 तारीख को परचेज थी तो 2 तारीख की एंट्री यहाँ कर दी, 5 तारीख में फर्नीचर की एंट्री थी, 6 तारीख में परचेज रिटर्न की एंट्री थी, फिर 31 अगस्त के लास्ट में हमने टोटल किया कि भाई फर्नीचर की इतना सेल हुआ था और इसके इतने पैसे में रिसीव हुए हैं, सेल कितनी हुई, परचेज कितनी। तो हम लेज़र से इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारा कितना इस महीने की जो भी बिज़नेस था वो कितना रहा है, ठीक है। और ये इजीली होता है फाइंड करने के लिए या अपने कस्टमर से कॉन्टेक्ट करने के लिए। फिर हम लेज़र बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब जो भी आपने लेज़र बनाए ना उसकी अमाउंट सारी इसके अंदर पुट करते हैं हम। ये हमारी डेबिट, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट में हम अब क्या करते हैं, खर्चे डालते हैं, और क्रेडिट में हम क्या करते हैं, अपनी इनकम दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर हो गया। जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। अभी जितना आपका एग्ज़ाम में आएगा सिर्फ मैं उतना ही आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फिर अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमने जो भी लेज़र बनाए थे, जैसे फर्नीचर का लेज़र बनाया तो उसका जितना टोटल आया, फर्नीचर लिखा, डेबिट साइड का है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड का है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद मान लो परचेज़ है, आपने परचेज़ करी उसकी एंट्री लिख दी, सेल्स करी उसकी एंट्री लिख दी। इसका जो टोटल होता है दोनों साइड का वो हमेशा इक्वल आता है बिना कुछ करें, मतलब आप बस अपने जो लेज़र हैं उनसे वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपका जो टोटल है वो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। ये आपका ट्रायल बैलेंस था। इस ट्रायल बैलेंस को देखते हुए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग जो होती है वो हमारी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस या इनकम है जो उनसे रिलेटेड होती है। मतलब इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो भी चीज़ें हुई उसकी रिकॉर्डिंग है, और इसके उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में उसके बाद के जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, वो सारी चीज़ें आती हैं। इसको बनाने के बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, लाइबिलिटी, असेट्स। असेट्स में हमारा फर्नीचर हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, कैश हो गया, डेटर्स हो गया, ये सब आते हैं। लाइबिलिटी में हमारी कैपिटल हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, हमारे ड्राइंग्स हो गई,
ठीक है, और कोई लोन ले रखा है वो हो गया। मतलब लाइबिलिटी का मतलब होता है जिनकी हमें पेमेंट करनी है, और असेट्स मतलब जिनसे हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, जिनसे पैसा हमें मिलता है वो हमारी एसेट्स होती है, जिनकी हमें पेमेंट करनी होती है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो ये हमारी बैलेंस शीट होगी। अब नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब आपको अगर जिन लोगों ने मतलब कभी शेयर परचेज सेल किया होगा या शेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो देखो जब भी कोई इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है, मान लो शेयर में कर रहा है या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है किसी चीज़ में, तो वो हमेशा बिजनेस की बैलेंस शीट देखता है कि भाई इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कैसी है, उसमें उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। और फाइनेंशियल पोजीशन हमें कौन बताता है, जो हम उसका एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि ये बताया गया है कि भाई इस कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, असेट्स कितनी है, फ्यूचर में इसकी ग्रोथ कितनी हो सकती है, ये प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका अपने एम्प्लॉयज़ को कितना तो बोनस दिया गया है, और किस तरीके की मतलब जो इसकी गुडविल है वो कैसी है। ओवरऑल कंपनी के बारे में जो भी डिफाइन करती है वो हमारी बैलेंस शीट होती है कि फ्यूचर में अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में एक तरह से एक मतलब एक पेज तैयार करते हैं एक नोट में, उसमें हम सारी चीज़ें लिखते हैं कि भाई इसमें इतनी असेट्स हैं, ये अगर इनकी कभी बिजनेस डूब भी रहा होगा तो लाइबिलिटी को पे करके इनके पास इतनी असेट्स है कि अपनी लाइबिलिटी को सेल करके भी आपका पैसा दे सकते हैं, या ये चीज़ें नहीं कि भाई इनके पास इतनी लाइबिलिटी है, इतनी असेट्स हैं, इतना ये प्रॉफिट अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको दे रही है, इतनी इसकी फ्यूचर में ग्रोथ रेट है कि इस तरीके से ग्रोथ रेट कर रही है, इसका जो भी लास्ट ईयर की जितनी भी है फाइनेंशियल वो इस तरीके से रही है। मतलब ओवरऑल जब आपको बैलेंस शीट में बताया जाता है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अच्छी है, बुरी है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो नहीं कर सकते। और ये सब रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है ये बेसिकली किसके लिए होती है, जो भी हमारे यूज़र्स होते हैं जिनके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हमारे बिजनेस को। यूज़र्स में हमारे दो होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के अंदर आते हैं हमारे मार्केट के, जैसे शेयर होल्डर। जब हम मार्केट में शेयर सेल करने के लिए निकालते हैं तो वो लोग सबसे पहले हमारी रिपोर्ट को चेक करते हैं कि इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, इस तरीके से। इंटरनल में हमारी मैनेजमेंट वगैरह आ जाती है, जब मैनेजमेंट खुद अपनी शेयर परचेज़ करना चाहे बिज़नेस का, वो देख रही है कि किस तरीके से मेरी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने यूज़र से इस रिपोर्ट के थ्रू। तो देखिए ये आपकी जो थी ये आपकी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस थी, जिसके अंदर हम पहले तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इकट्ठा करते हैं, मतलब मॉनेटरी फॉर्म के लिए क्या आते हैं, उनके बाद रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम उनको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब भीड़ में से भीड़ में से अलग अलग निकाल के एक जैसे लोगों को एक जगह पुट कर देते हैं। वो हमारा लेज़र होता है जो सेम नेचर की आइटम्स को सेम उसमें अकाउंट में पुट करता है। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सारी चीज़ों को एक बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब उसमें से हम फाइंड करते हैं कि कौन सी हमारी ट्रेडिंग की है और कौन सी हमारी प्रॉफिट लॉस की है। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी हमारे यूज़र्स हैं, जो भी हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है या कोई भी बाहर से देख रहा है, तो उनको हमारा बिज़नेस कैसा लग रहा है, कि बिज़नेस ग्रोथ कर भी रहा है नहीं कर रहा है, खुद के अपने बिज़नेस को चेक करने के लिए भी कि भाई मेरा पिछले साल के बिज़नेस का रिकॉर्ड, मान लो मेरा प्रॉफिट 1 करोड़ का रहा है तो इस साल 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ, कम हुआ तो किन रीज़न से कम हुआ। तो ये सब चीज़ें फाइंड करने के लिए भी हम एनालिसिस करते हैं। और सेकेंडली कि जब भी हमारी जितनी भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, जितना भी हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा, प्रॉफिट हाई होगा, उतने ही बाहर के जो शेयर होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, वो शेयर होल्डर मैं गलत बोल रही हूँ, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि ये जो बिज़नेस है ये अच्छी ग्रोथ में, तो हमें यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, तो हमें भी प्रॉफिट होगा। ये आपका पूरा अकाउंटिंग था। जब हम इन सब चीज़ों को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, डेली की डेली एक्टिविटीज़ को, ये रिकॉर्ड होता है हमारा पूरा एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। जब हम एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा दूसरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। अब ये तो हम क्या करते हैं, बिज़नेस में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने से जो आगे मान लो अभी एक मैं हूँ, मैंने ये सारा काम सीख लिया, लेकिन अब आने वाले लोगों को भी तो बताया जाएगा ना। तो जब हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, जब हम इस पूरी प्रोसेस को थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। आपकी जो 11th 12th
की बुक्स होती हैं उसमें उसके ऊपर लिखा होता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पे अकाउंटेंट नहीं बनाया जा रहा है। अकाउंटेंट इन द सेंस कि आपको ये अकाउंट नहीं बनाने, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बताई जा रही कि जब भी आप फ्यूचर में अकाउंटेंट बने तो आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपको जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, आपको फाइनेंशियल अकाउंट किस तरीके से बनाने हैं, कैसे आपको जो अपनी रिपोर्ट है वो तैयार करनी है। तो अकाउंटेंसी में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है कि आपको किस तरीके से काम करना है, और अकाउंटिंग में आप उस काम को सबको परफॉर्म कर रहे होते हो। अकाउंटेंट जो इस पूरे काम को करता है, और अकाउंट जो एक पर्टिकुलर अभी मैंने आपको जैसे बताया था वो। ठीक है, ये आपकी अकाउंटिंग, अकाउंटेंट, अकाउंट और अकाउंटेंसी में डिफरेंस हो गया। ठीक, यहाँ पे लिख रखा है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स which are in the part at least of a financial character and interpreting the result there। ठीक है, कि रिकॉर्ड करते हो, क्लासीफाई करना, समराइज करना, उसके बाद उनको सिग्निफिकेंट मैनर में मनी की फॉर्म में उन ट्रांजेक्शन्स को, उन इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, और फिर फाइनेंशियली उनको, फाइनेंशियल कैरेक्टर को इंटरप्रेटिंग करना, और उसके बाद आपको रिजल्ट दे देना। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म थी अकाउंटिंग की। उसमें प्रोसेस है अकाउंटिंग की। बुक कीपिंग में क्या होता है, बुक कीपिंग में हम सिर्फ स्टार्टिंग की 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है जो मॉनेटरी फॉर्म से रिलेटेड होती है वो, उसके बाद उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं, यानी कि लेज़र तक का जो भी हमारा काम होता है वो हमारा किसके अंदर होता है, बुक कीपिंग का। इससे जैसे ही आगे आप बढ़ोगे वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग होता है हमारे जूनियर स्टाफ के लिए, जो छोटा बिजनेस होता है उसके अंदर काम करने के लिए, और जो कंप्लीट अकाउंटिंग है ये हमारा सीनियर स्टाफ होता है। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस होता है। बुक कीपिंग में हम सिर्फ क्लासीफाइंग तक लेते हैं, और अकाउंटिंग में हमारी पूरी प्रोसेस होती है। ये हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।